उपचुनाव में बीजेपी 19 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर गई और सरकार परमानेंट हो गई। इन नतीजों ने कांग्रेस को जहां अनसेफ किया, वहीं 7 अन्य विधायकों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। बीएसपी विधायक रामबाई, राजेश शुक्ला, एसपी के संजीव शुक्ला और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा का भविष्य अधर में लटक गया। 2018 में ये कांग्रेस सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन तब भी मंत्री पद की ख्वाहिश 15 महीनों बाद अधूरी की अधूरी रह गई। बीजेपी की सरकार आई तो फिर इस ख्वाहिश को पंख लगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से चले थे, यानी ना खुदा मिला ना विसाले सना। मेरा मन तो बीजेपी से ही लड़ने का है कि अगला चुनाव में बीजेपी से ही लड़ूं। मेरा खुद का मन। भूपेंद्र सिंह जी, नरोत्तम जी हैं जो इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है, तो मुझे इन पर पूर्ण भरोसा है। बिल्कुल दी मुझे जुबान ने कि आपको कोई ना कोई पद जरूर देंगे निगम मंडल में, और मुझे भरोसा है। और रही मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार सीएम शिवराज जी का है, जो लायक व्यक्ति हैं जिनको उनको देना होगा वो देंगे उनके लिए। मुझे इसकी कोई बुराई भी नहीं है। राजनीति के दो पार्टों के बीच फंसे ये विधायक अब दावा चाहे जो करें, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के। पहले बीजेपी कांग्रेस वाले इनके चक्कर काटा करते थे, अब उसका उल्टा हो रहा है। जैसे जनता का सम्मान करते हैं तो वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी सम्मान करेंगे। उनकी भी कोई बात उनके विधानसभा क्षेत्र की होगी, कोई समस्या होगी, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनकी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे, क्योंकि वो पूरे प्रदेश का विकास चाहते हैं। क्योंकि स्वतंत्र हैं वो पार्टियाँ, तो जीत के अपने दल के नाम से आई हैं, तो वो जिसको चाहे वो समर्थन कर सकती हैं। कल हमारी सरकार थी, हमें उन्होंने समर्थन दिया था। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को अगर वांछित होगा तो बीजेपी उनसे समर्थन ले लेगी। इन सब में एक निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल दोनों जगह कामयाब रहे। कमलनाथ सरकार में मंत्री पद मिला था, अब बीजेपी में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त खनिज विकास निगम के चेयरमैन हैं। हालांकि बाकी 6 विधायकों को मंत्री पद भले ही ना मिला हो, लेकिन कमलनाथ सरकार में उनकी खूब पूछ परख हुई। इतनी पहुंच तो उस सरकार में कांग्रेस विधायकों की भी नहीं थी। लेकिन अब सत्ता के समीकरण बदलने के बाद उन विधायकों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता ज्यादा सता रही है, जिन्हें अनुशासन तोड़ने के जुर्म में पार्टी ने निलंबित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है न किंग रहे न मेकर। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। जहां कहीं भी विवाद या द्वंद्व की स्थिति होती है, वहां एक प्रजाति बहुत पाई जाती है, और उस प्रजाति का नाम होता है अवसरवादी। और ये अवसरवादी नाम की प्रजाति या ये जो पक्षी है, इसका किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता, सब जानते हैं। किसी ऑफिस में भी आपको ये अवसरवादी मिल जाएंगे, किसी राजनीतिक दल में भी मिल जाएंगे। किसी को बॉस के कमरे में मिसाइल बना के पहुंचाना है तो इन अवसरवादियों को देखिए, नहीं हुआ इंक्रीमेंट, अरे तेरा तो शोषण ही हो रहा है यार, गजब कर रहा है तू, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे को ही जाना पड़ेगा, तू ही जाके बोल। और धीरे धीरे उसको मिसाइल बना के पहुंचा देते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीते 2 सालों में हमने कुछ ऐसे लोग देखे जिन्होंने मौके का भरपूर फायदा उठाया। जब रामबाई बात कर रही थी तो मुझे नहीं मालूम वो गाड़ी किसकी थी, लेकिन बड़ी विदेशी और चमक दमक से लपलपाती हुई एक टमाटो केचप कलर की गाड़ी पीछे बड़ी जच रही थी सर, बड़ी जच रही थी। अब वो गाड़ी किसकी है हमें नहीं मालूम, इसलिए मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बैकड्रॉप से बड़ी मैच खा रही थी। तो जाहिर तौर पर जब आप किसी विचारधारा के साथ नहीं होते और आपका स्लोगन ये रहता है कि जिधर दम उधर हम, तो फिर तो आपका, जिसको कहते हैं कि आपकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। लेकिन अवसरवादिता की या अवसरवादी की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, इसीलिए अवसरवादी जो है स्लॉग ओवर में बैटिंग करने आता है और कम से कम कोशिश करता है कि 2 ओवर में ऊट पटांग बल्ला घुमा के 3-4 छक्के लगा के जितना मैक्सिमम स्कोर बोर्ड में अपने रन बटोर सके वो बटोरने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ना अगली बार उसका टीम में सिलेक्शन होना है, ना चयन होना है, और ना उसके लिए कहीं पब्लिक पवेलियन में ताली बजती हुई नजर आएगी। खैर, जो अवसरवादी हैं ये उनके लिए बात है, और हम जिन माननीयों की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अवसरवादी हैं। हो सकता है वो अवसर को भुनाने वाले वादी हों, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज अगर हरिशंकर परसाई होते और शरद जोशी होते तो वो यही कहते कि बिल्कुल ठीक किया जो इन लोगों ने किया, क्योंकि ये तो अवसर को भुनाने की बात है। आप कैसे कह रहे हैं अवसरवादी है?
आपका दृष्टि दोष है, मायोपिया है, आपको निकट दृष्टि दोष है, तो तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अब ये सारे जितने ये अवसर को भुनाने वाले उस समय के तथाकथित माननीय हैं, ये अपने को अब थोड़ा उलझन में पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति जनता की मेहरबानी से एक बहुत स्थायित्व वाले मकाम पर पहुंच गई है। आज इसी पर बात करेंगे कि लिफ्ट तो करा ही दिया है, अब आगे और क्या लिफ्ट कराने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी पटेल। काफ़ी दिनों बाद आप इनके दर्शन कर रहे होंगे और प्रबंध समिति से जुड़े थे और चुनावी व्यस्तता काफ़ी रही उनकी। इंदौर से अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा गंभीर रहते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा मुस्कुराते रहें तो अच्छा लगेगा। मुस्कुराने में कोई पाबंदी नहीं है, और मौसम चाहे जितना ख़राब हो, उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं। वो किसी अदृश्य खिड़की से हर आते जाते व्यक्ति को देखती हैं और बुदबुदाती हैं, धन्यवाद धन्यवाद। तो मौसम ख़राब ज़रूर हो सूरी साहब, मुस्कुराना मत छोड़िए। कांग्रेस के लिए बात कर रहा हूँ, आगे ठीक होगा मंजर। संदीप जी, क्या सूरत हाल आप देखते हैं? कुछ लोगों ने तो दोनों हाथों से लड्डू बटोरे, और जिनमें एक साहब तो पहले कैबिनेट मंत्री थे और अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं, डटे हुए हैं और कमलनाथ जी के खासम खास माने जाते थे और अब बीजेपी में भी अपनी भूमिका में है। लेकिन कुछ लोगों के भाग्य पर ज़रूर सवाल खड़ा हो गया। किस तरह देखते हैं आप इस अवसर को भुनाने वाली प्रजाति को और इन लोगों के आगे राजनीतिक भविष्य को? शरद जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में वह स्थायित्व आ गया है। बीते 2 साल जो लग रहा था कि नैया डोल रही थी, वो नहीं है। अब स्थितियां बदल गई हैं। हमेशा हम ये देखते हैं कि जो अवसरवादी लोग होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, उनकी कीमत बढ़ती है। जैसा लोग कहते हैं ना कि जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी इस समय संतुष्ट है, सैचुरेटेड है। जैसे उदाहरण में तौर पर लोग कहने लगते हैं कि अगर पेट भरा हो तो कंडक्टर की जगह खाली होती है, रसगुल्ला खा लिया जाता है। लेकिन बीजेपी में वो कंडक्टर की जगह भी भर गई है। पूरी तरह संतुष्ट है बीजेपी, और अब बीजेपी को लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि संभवतः मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी दूसरे दल का विधायक अभी से घोषणा करने लगा है कि वो अगले 3 साल बाद वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं दिख रही कि बीजेपी उसे बुलाएगी, और बीजेपी की तरफ से भी हाथ नहीं बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में ये जो अवसरवादी प्रजाति है, इसका कद और घटता जाएगा, और मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जो तीसरे दल, निर्दलीय, इनकी हैसियत लगातार कम होती जाएगी, और अगले चुनाव में नतीजे कुछ और होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप ये भी कहीं संकेत कर रहे हैं कि हमको अगले 2-2.5 वर्षों तक ये सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि भैया बीजेपी दे देगी टिकट तो लड़ लेंगे भैया। अब जब बीजेपी गई रहमो करम पे है भैया, वो दे दें टिकट तो हम लड़ लें। बड़ा अच्छा लग रहा होगा नरेंद्र जी सुनने में ये सब कुछ। एक स्थायित्व की राजनीति, किसी पर निर्भर ना होने की राजनीति, अपने दम पर मजबूती से आगे बढ़ने की राजनीति, और अब लोग स्वयंभू घोषणाएं कर रहे हैं माननीय कि भैया बीजेपी से मंशा तो है, अब बाकी मेहरबानी हो जाए तो बात अलग है भैया। जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा किया, और आपके दर्शक व्यक्तिगत रूप से आपके भी बहुत बड़े प्रशंसक है जो प्रस्तुतिकरण आपने अभी किया जिस तरीके से, निश्चित रूप से। और जहाँ तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है शरद जी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिन भारतीय जनता पार्टी का आया है, ये बड़े परिश्रम के बाद आया है। हमारे बड़े कार्यकर्ताओं की फौज ने अपना पहले जो त्याग तपस्या की है, उसका परिणाम कि आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा आकांक्षा अनेकों लोगों की रहती है, हमारे कार्यकर्ताओं की रहती है भी, अन्य दलों की भी है। ये हमारे लिए एक बहुत गौरव का विषय है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये जो आज मुकाम है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं के लिए और हमारे पूर्वजों के लिए है, जिनके फलस्वरूप ये दिन आया है। परंतु मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, ये जो अभी 2018 में हुआ था, ऐसा भारतीय जनता मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से कभी हुआ नहीं था, मतलब पूर्व में। तो ये चूँकि कांग्रेस ने जो लोक लुभावन घोषणाएं की थी, उसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनता कुछ उनकी तरफ झुकी और हमारे अच्छे कामों को भी इग्नोर करते हुए उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन फिर भी वो पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए, उनको इन दलों ने समर्थन दिया और वो अपने सरकार बना ली उन्होंने। लेकिन 15 महीने के बाद भी
अपने वचनों को पूरा करने में असफल रहा। उसका परिणाम हुआ कि उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को फिर बम्पर विजय मिली और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। तो मैं समझता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायित्व प्रदान किया है, वो एक उनका जो पिछले 15 वर्षों से लगातार उनका जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, उसी तारतम्य में पुनः ये एक उपचुनाव का परिणाम मैं देखता हूँ। अब उसके बारे में ये जो सब यदि आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे भरोसा करती है, तो जो भी आएंगे उनका स्वागत है। जी, लेकिन आपको तो स्थायित्व मिल गया है, लेकिन जिनके पैर से लाल कालीन खिसकने से जिनका स्थायित्व गड़बड़ाया है, ध्यान रखिएगा उनका भी, है ना। अब वो हालात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी नजर इनायत, आपका करम बना रहे उन पर। अमीनुल खान सूरी साहब की तरफ मैं चलूँगा। एक मिसाल है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसा अब एक आज की राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है, जहाँ एक फैक्टर ऑफ इनकैशमेंट बड़ा मजबूत हो जाता है, ख़ासतौर से जहाँ सरकारें डामाडोल होती हैं। अमीनुल खान साहब तो यहाँ वो लोग घाटे में तो नहीं होंगे जिन्होंने, क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े आरोप भी लगे और खुद इमरती देवी जी का आरोप भी गूंजता रहा। उनका तो बड़ा गंभीर आरोप था कि पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया की तरफ से एक निश्चित राशि हर विधायक को दी जाती थी, मतलब उस सरकार में शामिल विधायक को। बहरहाल वो सच्चाई वो जाने, कितना सच कितना गलत, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, ना अधिकारी है उसके। लेकिन राजनीति का ये चेहरा सिखाता आपको भी है कि आप ही पालते पोसते हैं कई बार इन चीज़ों को, ये सोचकर कि ये साथ देंगे। और बड़े एहसानात भी हैं, जिनमें एक विधायक के बारे में तो उन्होंने खुलकर कहा भी था कि उनके बच्चे के एक्सीडेंट में बड़ी मदद हुई थी। सारी चीज़ें फिर बाद में चली जाती हैं, लेकिन यही राजनीति है, यही सियासत है। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप? जी अमीनुल खान साहब। देखिए शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा में आया है और मैं पौराणिक साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। 2018 के परिणाम सबको विदित हैं, उसके बाद उपचुनाव होता है। आज बहुजन समाज पार्टी या तीसरे दल की बात करें तो जहां चंबल में चुनाव हुआ, कई सीटों पे बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत थी, उनके प्रत्याशी भी बहुत मजबूत थे, कई दो बार के पूर्व विधायक थे, मजबूत प्रत्याशी थे। क्या परिणाम आया? जनता ने सिर्फ 2 पार्टियों को चुना। तो उसका कारण रहा कि ये 7 विधायकों की जिस तरह के क्रियाकलाप इस 2 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, तो उन्होंने वापस कांग्रेस और भाजपा की तरफ रुख करने का मन बनाया। आप देखिए किस तरह से शेरा भैया जब जयपुर में कांग्रेस के विधायक जाते हैं मार्च के महीने में, किस तरह कांग्रेस के साथ में जाते हैं, पूरे वीडियो चले, सब कुछ देखा, प्रदेश की जनता ने देखा। और जैसी ही सरकार गिरती है तो अगले दिन नरोत्तम मिश्रा जी क्या किस तरह से बैठे पाए जाते हैं। तो इस तरह के लोग जब उन्होंने देखा कि जिनके विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। प्रदीप जायसवाल जी की बात कीजिए, कैबिनेट मंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार में, हर कैबिनेट की बैठक में शामिल थे, कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल थे और अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर देते। कम से कम विचारधारा की बात रखते कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए चाहे किसान कर्ज माफी का हो, अरे आप उस कैबिनेट का हिस्सा थे, आपको कहना चाहिए था नहीं है, गलत बात है। पर आप सत्ता की लालसा में इतने अंधे हो गए कि आपको सही और गलत भी नहीं दिखा। इस मामले में महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की जरूर तारीफ करूंगा, क्योंकि चाहे अवसरवादिता की बात चल रही है, जब संबल योजना के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर, क्योंकि वो उस समय तत्कालीन श्रम मंत्री थे, संबल योजना की जितनी जांच हुई थी उनके मंत्रालय द्वारा की गई थी और वो मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो हमने जांच की है, जहां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की लिप्तता पाई है, मैं आज भी उस जांच पे कायम हूं। तो मैं चाहता हूं और प्रदेश की जनता चाहती है कि जिस तरह से उपचुनाव में दिखा है, जिसका मैं आकलन कर रहा हूं, तो वो स्पष्ट क्लैरिटी चाहती है और उसी क्लैरिटी को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को इसमें चुना है। क्या क्या बोलना चाह रहे थे नरेंद्र जी? साहब ने जो बात कही है उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की कुछ एक आदत सी हो गई है कि आरएसएस को अनावश्यक रूप से कहीं भी खींचते हैं, और जबकि उसमें कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है।
तो ऐसी बात ना करें तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। और अब जनता का निर्णय आ गया है तो आइए आप खामो खा के इस तरह के आरोप महेंद्र लगाएंगे सिंह सूर्य साहब, सिसोदिया तो जी कोई का अर्थ नहीं बयान है है, उनका। रिपोर्ट है, उनके पहले भी जब वो श्रम मंत्री थे उन्होंने ना, ही ना, कहा। और महेंद्र भारतीय सिंह जनता सिसोदिया पार्टी जी से आप कहते ले हैं कि लीजिए, आप सिसोदिया जी आप झूठ ले बोल लीजिए रहे बयान हैं। उनसे। सिसोदिया जी ने वापस जब भारतीय जनता पार्टी में आए उसके बाद मीडिया में दिया हुआ बयान है, अरे बाबा, बंसल आज टीवी पूछ पे भी लीजिए, चला आप ये बयान है, देखिए, सारे चैनलों पे आप- चला है। आप मैं अपने मन सिसोदिया से कोई जी का बात जोड़ बयान के आप नहीं मत कर रहा हूं। बोलिए। चलिए हम यहाँ किसी संगठन पर टीका टिप्पणी करने के बजाय फिर मूल विषय पर लौटते हैं। और मुख्य मुद्दा जो है, मैं गंभीर सवाल की तरफ आता हूँ और फिर बाद में राजनीतिक मेहमानों से रिएक्शन लूँगा। संदीप जी, सवाल ये है कि चलिए ये तो हो गया कि अवसर का फ़ायदा उठा के चौका लगा दिया, ठीक है साहब, हो गया। लेकिन जो स्थिति है 2023-24 की, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को घर बचाने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे चेहरे चुप हैं। अब आप नैतिकता नाम की चिड़िया कभी दूर कहीं हिमालय की किसी दूर चोटी पर कंदरा पर बैठा करती थी, लेकिन अब वो चिड़िया विलुप्त प्राय है और कभी कभी नज़र आती है और चमक अपनी दिखलाकर फिर विलुप्त हो जाती है। तो कांग्रेस अगर ये अपेक्षा रखेगी कि जितने लोग हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ये बातें बार बार सामने आती हैं कि कांग्रेस के कई विधायक अभी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि अगले चुनाव में अगर इस तरह की स्थितियां संगठनात्मक रहीं तो उन्हें परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कोई ऐसा नहीं लगता आपको कि ये कोई बहुत दूर की कौड़ी पटकी जा रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? शरद जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के कई नेता हैं जो अपनी इच्छा को कांग्रेस में रह के पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो विधायक बन गए हैं या दीगर नेता हैं, वो संगठन में थोड़ा सा बदलाव की इच्छा कर रहे हैं और ये बात सामने भी आ रही है, कई बार खुल के भी सामने आई। यही कारण है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। वो ये जान रहे हैं कि अगर इस स्थिति में हमारा संगठन रहा, पार्टी इस स्थिति में रही, तो अगले चुनाव में सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये संशय उनके अंदर है। तो कोई भी राजनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सुरक्षित मांद देखता है, सुरक्षित जगह ढूंढता है कि कहाँ उसका आगे का जीवन, आगे का राजनीतिक भविष्य कहाँ सुरक्षित है। अगर कांग्रेस ने अपने को नहीं बदला, अपने संगठन को मजबूत नहीं किया और आगे वास्तविक या जमीनी रणनीति तैयार नहीं की, तो आप ये तय मान के चलिए कि पहले 22 गए, फिर 3 गए, आने वाले समय में चुनाव से पहले एक बड़ा कैंप फिर बीजेपी की तरफ मुख कर सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कहीं से। अमीनुल खान साहब, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह चुराना या इससे बचना बिल्कुल उचित नहीं होगा और आप एक बहुत संजीदा युवा राजनेता हैं। आप इस सच्चाई की हकीकत से परत दर परत वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ आप बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, ना हम अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पगड़ी संभाल जट्टा, ये बहुत बड़ी चुनौती तो है कांग्रेस के सामने और पगड़ी संभालने का काम उस लीडरशिप को ही करना होगा जिसमें युवा और वरिष्ठ नेताओं की जमात लगेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मौसम कितना भी ख़राब क्यों ना हो, अगर नैतिकता रूपी मंत्र ऊपर से नेतृत्व की तरफ से आता है तो निचले स्तर तक उसकी बात जाती तो ज़रूर है। जी अमीनुल खान साहब जी। देखिए शरद जी, जिस तरह से ये 2020 में हुआ, एक बहुत बड़ा धरा कांग्रेस का टूट के भारतीय जनता पार्टी में समावेश हुआ और उसके बाद एक जरूरी सवाल कि जनता ने भी उनको समर्थन दिया। हम जैसे कई कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विचारधारा के कारण किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं। किसी से किसी का कोई प्रेम नहीं होता, एक विचारधारा के प्रति समर्पण होता है और उस विचारधारा के समर्पण से आगे आदमी उस पार्टी से जुड़ता है। हमने तो ये विश्वास किया था कि जिस तरह से विचारधारा का त्याग बहुत सारे लोगों ने किया, उस इस तरह से विचारधारा से बिल्कुल नॉर्थ से साउथ चले गए, तो जनता कहीं ना कहीं इस विषय को गंभीरता से रहेगी। अब ये तो विश्लेषण का विषय कि उपचुनावों के बाद में जनता ने किस हिसाब से, किस तरह से वोट दिया, पर जीवन में, राजनीति में, राजनीतिक जीवन में विचारधारा का बहुत बड़ा महत्व है। और कांग्रेस पार्टी 135-136 साल पुरानी पार्टी है। कई ऐसे मौके आ गए और हम सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के, हम 15 साल में नहीं डिगे। आज ये ऐसा समय आया, 15 माह का शासन आया, फिर वापस हम आज विपक्ष में और 96 विधानसभा सदस्यों के साथ एक मजबूत विपक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रदान कर रही है। तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में संचार भी होगा और आने वाले चुनावों में हम
गंभीरता से उतरेंगे, मुद्दों के साथ और ताकत से उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में बार बार सचेत करते रहेंगे कि जनता के हित के कार्य हो। अगर जनता के हित से अहित होने का प्रयास होगा तो कांग्रेस सदन से लेके रोड तक काम करने का काम करेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मध्य प्रदेश में जो जनादेश है वो विपक्ष के लिए भी खासा है, और यही वो उम्मीद की किरण है कि कांग्रेस ये बात बिल्कुल अपने जहन में बिठा सकती है कि वो अगर मेहनत करे और लोगों के मन तक अपनी बात पहुंचे, क्योंकि 2003 से लेकर 2020 तक का जनादेश, 2018 में भी पूर्णता की तरफ नहीं पहुंचा था जनादेश। कांग्रेस को ये मैसेज बराबर मिला है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल तो हम आपको दे देते हैं जनता के प्रसाद के रूप में, लेकिन जिस तरह की एक आग, एक डिज़ायर, एक समन्वित रणनीति चाहिए, शायद उसकी कमी है। बहरहाल बीजेपी इसमें हमेशा बाजी मार रही है। पटेल साहब, मैसेजेस आपके लिए भी बहुत सारे हैं। जो लोग आए हैं वो अब आपके अपने हैं और अपने होकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको भी पहचानना है उन लोगों को जो लोग वाकई आपके अपने हैं, आपके अपने हो गए हैं और आपके अपने होने के लिए बेकरार हैं, व्यग्र हैं और तमाम मानदंडों का पालन कर रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्वांग जो होता है कि व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश निरंतर करता है कि वो आपके साथ खड़ा है, और आपकी पार्टी का यानी बीजेपी का कद, बीजेपी का दायरा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या और अब तो कांग्रेस से आने वाले विधायकों की संख्या, ये सब इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि आपके लिए भी इन सब का मूल्यांकन करना एक कठिन चुनौती है ना। बिल्कुल, देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छा बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से का स्वरूप विराट स्वरूप होते चला जा रहा है, और इस विराट स्वरूप में जो हमारे बेसिक कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, जो बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता तैयार होते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं पार्टी में, वो आज हमारे सीट्स पे बैठे हुए हैं, चाहे वे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे हमारे पूर्व के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनमें से अधिकतम वही लोग हैं जो ज़मीन से बहुत छोटी उम्र से हमारी विचारधारा से जुड़े और आज जाकर वो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग आते चले जा रहे हैं वो भी समाहित होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये तो बहती हुई गंगा है, बहती हुई गंगा में जो भी आएगा वो समझ आएगा और वही गंगा के साथ बह पाएगा जो गंगा के स्वरूप में हो जाएगा। अन्यथा वो धीरे धीरे करके जैसे कि कचरा जो जब गंगा जी बहती है तो मैं नहीं समझता उसके साथ बह पाती है, वो धीरे धीरे किनारे लगते चला जाता है। तो मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, जो भी आएंगे उनका स्वागत है, परंतु वे हमारी मूल विचारधारा के साथ चलेंगे, हमारी कार्य पद्धति के आधार पर कार्य करेंगे, जनता की सेवा का लक्ष्य लेके चलेंगे, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है उसको चरितार्थ करेंगे। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उनको भी समाहित होने में दिक्कत नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेवा करते रहेगी लगातार। संदीप जी, गंगा जी का जिक्र किया नरेंद्र जी ने, बखूबी अपनी बात कही, लेकिन जो गंगा जी या नर्मदा जी या जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, वहाँ के जो मूल परंपरा के जो पंडे हैं, जो पारंपरिक रूप से पूजा विधान से जुड़े हैं, बीजेपी के मूल्य कार्यकर्ता को भी अगर हम उसी मूल पंडे की तरह देखें तो उसके हितों का संरक्षण और उसके लिए भी एक ऐसी कार्य योजना, क्योंकि बीजेपी अब जिस रास्ते पर आगे बढ़ी है उससे वो पीछे नहीं लौट सकती है, उसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वो एक ऐसी विस्तारवादी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें उसे मालूम है कि उसे समझौते भी करने पड़ेंगे और सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारे प्रश्नों को पीछे छोड़कर आगे बढ़कर अपनी सत्ता को स्थापित भी करना होगा। लेकिन इसमें अगर कोई कैडर उपेक्षित होता है तो वो उसका अपना मूल कैडर होता है। कई बार आप ये मानते हैं कि घर का बड़ा लड़का सबसे सीधा है और वो कुछ बोलता नहीं है, तो पिता उसको काम पर लगाए रखता है, लेकिन जो सबसे वाचाल छोटा या मझला पुत्र होता है, जो सबसे ज़्यादा रीति नीति पर सवाल उठाता है, उसकी पूछ परख धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जो सबसे सिधवा बच्चा बड़ा वाला लड़का है वो किनारे हाशिए पर चला जाता है। ये चीज़ें परिवार के लिए भी अच्छी नहीं है, पार्टी के लिए भी नहीं अच्छी। शरद जी, बीजेपी की कार्यशैली को अगर हम देखें तो बीजेपी को संभालने वाला एक दूसरा संगठन है जो पीछे से उस पर नज़र रखता है, उसकी कार्यशैली पे नज़र रखता है, जिसे सब जानते हैं, आरएसएस को। आप ये तय मान के चलिए, अभी तक का हम सफ़र देखें बीजेपी का, क्या हमने दल छोड़ के या अवसरवादियों को संगठन में जगह पाते देखा है? बीजेपी ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन में
ऐसे बाहर से आए लोगों को हिस्सेदारी नहीं देता, वो सत्ता में तो हिस्सेदारी दे देता है, क्योंकि जो लोग आए हैं वो अवसर के हिसाब से आए हैं। वहीं दूसरी ओर संगठन ये हमेशा कोशिश करता रहता है बीजेपी के अंदर। लेकिन संदीप जी, अगर बीजेपी इस दूरी को बना कर रखेगी तो ना ये प्रयोग सफल होगा और ना ही जो बीजेपी को ये मानकर भी आ रहे हैं कि ये बीजेपी में ही अब उनका भविष्य है, ना वो बीजेपी को अपना पाएंगे। ये संकट तो है और ये संशय भी है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो अवसर के हिसाब से आए हैं, वो अवसरवादिता के चलते आए हैं, कोई सैद्धांतिक तौर पे नहीं आए हैं वो लोग। ये कोई भी कुछ भी कहे कि विकास की बात है और तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं अवसर के चलते आए हैं, वो मौके की तलाश में आए हैं। राजनीति में ना तो अब सिद्धांत बचे हैं और ना ही विचारधारा बहुत सी ज्यादा मायने रखती है लोगों के लिए। यही कारण है कि दल बदल करने से पहले वो व्यक्ति जिस पार्टी में रहता है उसकी तारीफ करता है, दूसरे को जितनी गालियां दे सकता है उतनी देता है, और अगर वो सुबह उस दल में चला जाता है तो उसकी तारीफ करने लगता है, जिसको छोड़ता है उसकी गालियां देने लगता है। ये चरित्र है राजनेताओं का इस समय। क्या बोलना चाह रहे थे देखिए, नरेंद्र? जो बात संदीप जी ने कही उसमें मैं कुछ थोड़ी सी बात जोड़ना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संगठन में उन्हीं लोगों को स्थान देती है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को समझने लगते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम अछूत नहीं समझते। इसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे देता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दादी भी पहले कांग्रेस में थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आते आते हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनी थी, और बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी के आप जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अच्छी तरह संस्थापक सदस्य रही हैं। और उनको यदि आप देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में जो चित्र लगते हैं उसमें राजमाता जी का चित्र लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अवस्था की एकदम से नहीं होता, लेकिन जब आप विचारधारा को समाहित अपने अंदर कर लेते हैं, संगठन की कार्य पद्धति समझ लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा अवसर प्रत्येक कार्यकर्ता को बिल्कुल, देती और है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा जल्दी ही, क्योंकि अगर हम बात करें विजयराजे सिंधिया जी की, तो लंबा वक्फा उनके पास था, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने अटूट निष्ठा के साथ पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खेली बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन आज की राजनीति और 1960 की राजनीति या 1970 की राजनीति या 80 की भी राजनीति या 90 की भी राजनीति में बहुत अंतर है। 2020 की इस राजनीति में इतना पानी बह चला है। बिल्कुल, बोलिए अमीनुल खान साहब, बोलिए जी, बोलिए। मेरे को ये बात सुन के एक प्रश्न मेरे मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कितना और समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को प्रूव करने में कि वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, या भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से आत्मसात कब तक कर पाएगी? नहीं सूरी साहब, आप चिंता मत करिए, वो अब हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी चिंता हम कर लेंगे। और आप देखिएगा वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे और बहुत बड़े नेता सिद्ध होने वाले हैं। अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी से ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनका भविष्य मैं समझता हूँ उनकी दादी माँ से भी ज्यादा उज्जवल होगा। चिंता मत करिए, पार्टी की बात हुई, चिंता ना करिए आप। वो बिल्कुल मान के चलिए कि वो तो एक ऐसा हीरा है जो आपकी झोली से चले गए हैं। इसका अफसोस आप लोग करिए कि ऐसे हीरे क्यों आपकी झोली से निकल रहा है। अब जिसके हाथ में जो है वही उसी का है, और उसी के साथ उसको आगे बढ़ना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए अब थे हैं और बीजेपी के लिए हैं, और बीजेपी में जितना उनका मुस्तकबिल, उनकी अपनी रेस, उनकी अपनी दौड़, उनके अपने आत्मसात करने वाले समन्वयवादी रवैये से बीजेपी से और उनकी आत्मीयता और निकटता को बढ़ाती जाएगी, तो निश्चित तौर पर वो अपनी दादी के पद चिन्हों पर आगे बढ़कर वैसे ही सुप्रतिष्ठित हो सकते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है, बहुत धैर्य का रास्ता है, बहुत संयम का रास्ता है, और इसमें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। राग के साथ वीतराग भी यहाँ बहुत आवश्यक होता है, और वीतराग बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि किसी वीतरागी के लिए जो एक भाव गहरा मन में होता है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। और कांग्रेस के लिए संदेश यही है कि बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले। अब सिंधिया जी का जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है, न उन पर दृष्टि रखने का कोई फ़ायदा है। अब तो दृष्टि रखनी अपनों पर है। उसमें जीतू पटवारी भी हैं, जयवर्धन सिंह जी भी हैं, कमलनाथ जी भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं,
सज्जन सिंह वर्मा भी हैं, गोविंद सिंह जी भी हैं, रामनिवास रावत जी भी हैं, और इन सब के साथ एक नई ऊर्जा से भरी कांग्रेस कैसे खड़ी हो सकती है, इस पर कांग्रेस की निगाह होनी चाहिए। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।